तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे तुम्बाड़ मूवी को, जिसके IMDb रेटिंग 8.2 है। यह मूवी 3 चैप्टर में डिवाइड है, तो मैं आपको एक एक करके तीनों चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 की शुरुआत एक कहानी से होती है। पूर्ति की देवी, जो कि अंतहीन सोना और अनाज का प्रतीक है, और यह पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, और देवी को सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान हस्तर से था। लेकिन आज किसी भी वेद पुराण को उठाकर देखो तो हस्तर का नाम उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हस्तर को देवी का सारा सोना और सारा अनाज चाहिए था। सोना तो उसने मनमानी से ले लिया, लेकिन वो जैसे ही अनाज की ओर बढ़ा तो बाकी सभी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। देवताओं के हर वार से हस्तर तिनकों में बिखरता चला गया। इससे पहले कि हस्तर ब्रह्मांड की धूल में मिल जाता, देवी ने हस्तर को बचा लिया, पर उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसे अब कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा, और एक दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे याद किया और उसके नाम का एक मंदिर बनवा दिया। कहते हैं कि उसी दिन से सभी देवी देवताओं का श्राप तुम्बाड़ पर पानी बन के बरस रहा है। फिर लास्ट में एक लाइन कही जाती है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। उसके बाद मूवी को 1918 में दिखाया जाता है, जहां एक औरत एक आदमी से मिलती है, और यह आदमी बहुत बूढ़ा होता है और इसका नाम सरकार होता है। यह औरत सरकार से मिलती है, उससे एक मुद्रा मांगती है। सरकार इस पर कहता है कि सोने की मुद्रा चाहिए तो कमा लो। तभी हमारी नजर मंदिर में रखे एक सोने के सिक्के पर पड़ती है। दूसरी तरफ हम इस औरत के 2 बच्चों को देखते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम विनायक होता है और छोटे बेटे का नाम सदाशिव। ये दोनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इनकी माँ अक्सर सरकार के वाड़े में जाया करती थी, और साथ ही ये दोनों किसी बुढ़िया को खाना खिलाने की भी बात कर रहे होते हैं। सदाशिव कहता है कि अगर मम्मी को आने में देरी हो गई तो बुढ़िया जाग जाएगी, उसके जागने से पहले हमें उसे खाना खिलाना होगा। यह सुनने के बाद विनायक घर के अंदर जाता है और बुढ़िया के लिए खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद विनायक खाना सदाशिव को देता है और कहता है कि वह ये खाना बुढ़िया को खिला दे। सदाशिव खाना लेके धीरे धीरे बुढ़िया के कमरे की ओर बढ़ता है। तभी इन दोनों की मम्मी यहाँ पे आ जाती हैं और सदाशिव को खाना देने से रोक देती हैं। फिर वो दोबारा से खाना बनाती हैं और बुढ़िया को देती हैं। फिर कुछ देर बाद विनायक अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या सरकार ने उसे मुद्रा दी। जवाब में विनायक की मम्मी कहती है, नहीं, हमें इतनी आसानी से मुद्रा नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार ही इस औरत का पति है और इन दोनों बच्चों का बाप। अगली सुबह सरकार की मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर सुनने के बाद विनायक की माँ विनायक से कहती है कि अगली सुबह होते ही हम तुम्बाड़ को छोड़ देंगे और यहाँ से पुणे निकल जाएंगे। इतना सुनने के बाद विनायक अपनी माँ से कहता है सरकार के वाड़े में जरूर खजाना होगा। यह बुढ़िया सरकार की लकड़ नानी है, यह जरूर खजाने के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती होगी। विनायक की माँ विनायक को डांट फटकार लगाकर चुप करा देती है और कहती हैं कि हम कल सुबह पुणे के लिए निकलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सदाशिव एक पेड़ के ऊपर बैठा रहता है और अचानक से वो उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और सदाशिव के सर में एक गहरी चोट लग जाती है। सदाशिव की मम्मी उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती हैं और जाते जाते वो विनायक से कहती हैं कि आज रात तुम्ही को दादी को खाना खिलाना होगा। विनायक कहता है कि अगर दादी जाग गई तो। इस पर विनायक की माँ कहती है कि अगर दादी जाग गई तो तुम उससे कहना कि सो जा दादी सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। फिर विनायक घर के अंदर जाता है और वो सुनता है कि बुढ़िया धीरे धीरे कुछ कह रही है, और वो दादी के कमरे से कुछ आवाज सुनता है। आवाज सुनने के बाद वो दादी के कमरे में जाता है और वो देखता है कि दादी का पूरा शरीर सड़ रहा था और दादी के चेहरे पर कीलें घुसी हुई थी। यह सब देखने के बाद विनायक डर जाता है, लेकिन फिर भी विनायक दादी से पूछता है कि खजाना कहाँ पर है। इस पर दादी कहती है कि पहले मुझे खाना दो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि खजाना कहाँ पर है।
विनायक तुरंत किचन की ओर भागता है और दादी के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढता है और साथ ही वो अपनी माँ की बताई गई उस बात को भी याद करने की कोशिश करता है, जिसे सुनते ही दादी सो जाती है। लेकिन विनायक को वो बात याद ही नहीं आ रही थी। फिर अचानक से दादी विनायक के पास आती हैं और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाती हैं। दादी विनायक से कहती हैं कि अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वो विनायक को ही खा जाएंगी। दादी विनायक को खाने ही वाली होती हैं कि तभी विनायक को अपनी माँ की बात याद आ जाती है और वो दादी से कहता है, सो जा दादी सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। इतना सुनने के बाद दादी तुरंत सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद विनायक की माँ आती हैं और वो बहुत रो रही होती हैं। वो रोते रोते विनायक से कहती हैं कि सदाशिव अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसका मतलब सदाशिव अब मर चुका था। अगली सुबह ये दोनों इस गांव को छोड़कर पुणे जा रहे होते हैं, लेकिन विनायक बार बार अपनी माँ से तुम्बाड़ वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि विनायक का मानना था कि दादी खजाने के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानती हैं। इतना सुनने के बाद विनायक की माँ विनायक को एक सोने का सिक्का देती हैं और कहती हैं कि तुझे यही चाहिए था ना, इसे अपने पास रख। विनायक कहता है कि ये तो सिर्फ सोने का एक सिक्का है और तुम्बाड़ में तो पूरा का पूरा खजाना है, मुझे तो पूरा का पूरा खजाना चाहिए। यह सुनने के बाद विनायक की माँ विनायक को डांटते हुए अपनी कसम देती है और कहती हैं कि अब वो वापस कभी तुम्बाड़ नहीं जाएगा। अब इतना सुनने के बाद विनायक भी अपनी माँ को वादा करता है कि अब वो तुम्बाड़ कभी नहीं जाएगा। इसके बाद चैप्टर 2 की शुरुआत होती है और मूवी को 15 साल बाद दिखाया जाता है, जहां पर विनायक जवान हो चुका था। अब वो वापस तुम्बाड़ गांव में आता है। गांव में आते ही वो सबसे पहले अपने घर जाता है, जो कि पूरी तरह से खंडर हो चुका था। घर में वो देखता है कि उसकी दादी अभी भी जिंदा है। दादी के शरीर के बीच से एक पेड़ उग गया है और दादी का दिल एक डाल पर धड़क रहा है, लेकिन फिर भी दादी जिंदा है। विनायक दादी से खजाने के बारे में पूछता है। पहले तो दादी विनायक को खजाने के बारे में बताने से मना कर देती हैं, लेकिन बाद में विनायक को खजाने के बारे में बता देती है और विनायक से कहती हैं कि मुझे मुक्ति जब मिलेगी जब कोई मेरे शरीर को जला देगा। दादी विनायक से कहती हैं कि तुम मेरे शरीर को जला दो। विनायक ऐसा ही करता है। वो दादी के शरीर में आग लगा देता है, जिसकी वजह से दादी को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद विनायक पुणे लौट जाता है और हम देखते हैं कि विनायक की एक पत्नी भी थी। फिर विनायक अपने एक दोस्त के पास जाता है और हमें पता चलता है कि विनायक ने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। विनायक के दोस्त का नाम राघव होता है। राघव विनायक से कहता है कि तुमने जो पैसा मुझसे उधार लिया था, अब उन पैसों पर चक्रवर्ती ब्याज लग चुका है, इसीलिए वो पैसे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आगे राघव विनायक से कहता है कि तुम मेरे पास 3 महीने काम कर लो, तुम्हारा हिसाब चुकता हो जाएगा। इतना सुनने के बाद विनायक राघव को एक सोने का सिक्का देता है। इस सोने के सिक्के की कीमत इतनी ज्यादा थी कि विनायक का सारा कर्जा उतर जाता है। उसके बाद भी विनायक के पास बहुत पैसे बचते हैं। फिर विनायक हर तीसरे दिन तुम्बाड़ जाता था और वहां से सोने के कुछ सिक्के लाता था। कुछ टाइम बाद विनायक के पास इतना पैसा हो जाता है कि अब वो अपने दोस्त राघव को ही पैसे उधार देने लगा था। फिर एक दिन राघव विनायक से पूछता है कि तुम ये सोने के सिक्के कहाँ से लाते हो। आगे राघव विनायक से कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि ये सोने के सिक्के तुम कहाँ से लाते हो तो हम दोनों मिलकर बहुत अमीर बन सकते हैं। इस बात को विनायक इग्नोर कर देता है और राघव को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है। अब विनायक धीरे धीरे बहुत अय्याश हो चुका था। विनायक अक्सर नाच गाना देखने जाया करता था और वहां पर खूब पैसे उड़ाया करता था और बहुत शराब भी पिया करता था। फिर कुछ टाइम बाद राघव विनायक को एक लड़की देता है और कहता है कि आज रात तुम इस लड़की के साथ खूब मौज उड़ाओ। अब रात में विनायक जैसे ही इस लड़की के पास जाता है तो यह लड़की विनायक से कहती है कि राघव ने मुझे 50 रुपए दिए हैं तुम्हें सारी रात यहाँ उलझाए रखने के लिए, क्योंकि राघव तुम्बाड़ गांव में गया है यह जानने के लिए कि तुम सोने के सिक्के कहाँ से लाते हो। अब इतना सुनने के बाद विनायक तुरंत तुम्बाड़ गांव के लिए निकल जाता है। तुम्बाड़ पहुंचने के बाद विनायक देखता है कि राघव यहाँ वहाँ सरकार के वाड़े में सोने के सिक्के ढूंढ रहा था।
उसके बाद विनायक जानबूझ के राघव के सामने से होते हुए एक कुएं की तरफ जाता है। उसके बाद विनायक जानबूझ के राघव के सामने से होते हुए एक कुएं के अंदर जाता है और जब विनायक उस कुएं से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में कुछ सोने के सिक्के होते हैं। फिर विनायक वहां से चला जाता है। अब विनायक यहाँ पर ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसने राघव को देखा ही ना हो। फिर राघव भी उस कुएं के अंदर जाता है और वो वहां पर एक टिफिन बॉक्स को रखा हुआ देखता है। राघव जैसे ही उस टिफिन बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक आटे से बनी गुड़िया रखी रहती है। राघव जैसे ही उस गुड़िया को हाथ में लेता है, अचानक से एक आकृति राघव पर हमला कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद विनायक भी उस कुएं के अंदर आता है और वो देखता है कि अब राघव की हालत बहुत अजीब सी हो चुकी है। उसका पूरा शरीर जल चुका है और वो तड़प रहा है। उसके बाद विनायक राघव से कहता है कि सो जा राघव, सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। इतना सुनने के बाद राघव सो जाता है। फिर विनायक सूखे आटे से अपने चारों ओर एक गोला बनाता है और अपने एक टिफिन बॉक्स से एक आटे की गुड़िया निकालता है। उसके ऐसा करते ही उस कुएं के अंदर से एक देवता निकलता है और उस देवता का नाम हस्तर होता है। हस्तर जैसे ही विनायक से वो आटे की गुड़िया लेने जाता है, लेकिन उस सूखे आटे के गोले की वजह से हस्तर तिनकों में बिखरने लगता है। हस्तर उस सूखे आटे की लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। फिर हस्तर विनायक के आगे पीछे घूमता है। विनायक भी सही मौका देख के आटे की गुड़िया को हस्तर के पास फेंकता है और जब तक हस्तर उस आटे की गुड़िया को खाता है, इतनी देर में विनायक हस्तर की पोटली में हाथ मारता है, जिसकी वजह से कुछ सोने के सिक्के जमीन पर गिरते हैं और विनायक जल्दी से उन सोने के सिक्कों को उठाकर वहां से भागता है और साथ ही वो राघव को भी जला देता है, जिसकी वजह से राघव को भी मुक्ति मिल जाती है। हालांकि हस्तर विनायक के पीछे पीछे जाता है, लेकिन हस्तर विनायक को छू नहीं पाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि विनायक सोने के सिक्के कैसे लाता था। विनायक हस्तर को एक आटे की गुड़िया खाने के लिए देता था। जितने टाइम में हस्तर उस गुड़िया को खाता था, उतने ही टाइम में विनायक उसकी पोटली से हाथ मारकर कुछ सोने के सिक्के निकालकर वहां से भाग जाता था। लेकिन ध्यान रहे, अगर गलती से भी हस्तर ने विनायक को छू लिया तो विनायक का भी वही हाल होगा जो उसकी दादी और उसके दोस्त राघव का हुआ था। होता यह है कि हस्तर ने एक बार जिसे छू लिया तो उस इंसान को हस्तर का श्राप लग जाता था और उस इंसान का पूरा शरीर जल जाता है। वो इंसान अमर हो जाता है और वो इंसान सिर्फ खाता है और सोता है, इसके अलावा वो कोई और काम ठीक से नहीं कर पाता है। उसके बाद फाइनल चैप्टर की शुरुआत होती है। फाइनल चैप्टर में हम देखते हैं कि विनायक दिन प्रतिदिन नशे और अय्यास में डूबता जा रहा है। अब विनायक पहले की तरह इतना जवान और इतना फुर्तीला भी नहीं था, इसीलिए अब विनायक को हस्तर के कुएं से सोने के सिक्के निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और इस टाइम तक विनायक को यह एहसास हो जाता है कि अब वो ज्यादा दिनों तक हस्तर के कुएं से सोने के सिक्के नहीं निकाल पाएगा। विनायक का एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी, इसीलिए विनायक अपने बेटे को हस्तर के कुएं से सोने के सिक्के निकालने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, जैसे तेजी से रस्सी पर चढ़ना और जल्दी से जल्दी जमीन से सोने के सिक्के उठाना। एक दिन विनायक अपने साथ अपने बेटे को तुम्बाड़ ले जाता है। तुम्बाड़ में विनायक अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और उसे हस्तर और उसके खजाने के बारे में सब कुछ बताता है। फिर विनायक अपने बेटे को हस्तर के कुएं में ले जाता है। कुएं के अंदर पहुंचते ही विनायक का बेटा विनायक से कहता है कि हस्तर कब आएगा। इस पर विनायक कहता है कि जब तुम अपने साथ आटे की गुड़िया लेकर आओगे और जैसे ही उस गुड़िया को अपने हाथ में रखोगे, हस्तर उस गुड़िया को खाने के लिए आ जाएगा। लेकिन आज हम खाली हाथ इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम हस्तर को नहीं बुलाएंगे, आज मैं सिर्फ तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। इतना सुनने के बाद विनायक का बेटा अपनी जेब से एक आटे की गुड़िया निकालता है। अब आटे की गुड़िया निकलते ही हस्तर वहां पर आ जाता है। विनायक जल्दी से अपने बेटे के हाथ से आटे की गुड़िया को छीनकर हस्तर की ओर फेंकता है और यह दोनों तेजी से कुएं से बाहर भागते हैं।
हस्तर गुड़िया को खाने के बाद इन दोनों के पीछे भागता है, लेकिन यह दोनों जैसे तैसे बच निकलते हैं। उसके बाद विनायक अपने बेटे को बहुत मारता पीटता है। विनायक का बेटा कहता है कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। विनायक का बेटा कुएं से बाहर भागते समय हस्तर की पोटली से कुछ सोने के सिक्के निकालने में कामयाब हो जाता है और यह सिक्के वो विनायक को देता है। विनायक इन्हीं सिक्कों में से एक सिक्का अपने बेटे को दे देता है और अपने बेटे से कहता है कि यह तेरी पहली कमाई है, रख ले इसे। अब कुछ समय बाद विनायक को पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तुम्बाड़ गांव की जमीन को टेक ओवर कर लिया है और अब इंडियन गवर्नमेंट वहां पर घर बनवाएगी। इसका मतलब तुम्बाड़ में लोगों को बसाया जाएगा। अब इस बात से विनायक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर एक दिन विनायक का बेटा विनायक को एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम लोग हस्तर से उसकी वो पोटली ही चुरा लें जिस पोटली में से सोने के सिक्के निकलते हैं। इस पर विनायक कहता है कि हस्तर को वो आटे की गुड़िया खाने में टाइम ही कितना लगता है, इतने कम समय में तो पोटली चुराना बहुत दूर की बात है, बस कुछ सिक्के ही उठाकर भागना पड़ता है। इस पर विनायक का बेटा कहता है कि हम बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाकर ले जाएंगे। हस्तर एक आटे की गुड़िया खाएगा तो हम दूसरी फेंकेंगे, वो दूसरी आटे की गुड़िया खाएगा तो हम तीसरी फेंकेंगे, और वैसे भी पोटली चुराने में हमें टाइम ही कितना लगेगा। विनायक को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। उसके बाद यह दोनों तुम्बाड़ गांव में जाते हैं और वहां पर बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं और साथ ही ये कुएं के बाहर सूखे आटे से चारों ओर एक गोला बना देते हैं ताकि हस्तर कुएं से बाहर ना जा सके। फिर ये दोनों कुएं के अंदर जाते हैं, वहां पर भी ये दोनों अपने चारों ओर सूखे आटे से एक गोला बनाते हैं। उसके बाद विनायक अपने बैग में से एक एक करके आटे की सारी गुड़ियाओं को बाहर निकालता है और अचानक से विनायक देखता है कि जितनी आटे की गुड़िया उनके पास थी अब उतने सारे हस्तर उनके सामने खड़े थे। यह सारे हस्तर इन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब इतने सारे हस्तर को देखकर विनायक समझ जाता है कि हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। उसके बाद विनायक सारी आटे की गुड़ियाओं को अपने शरीर पर लपेट लेता है और सीधा कुएं से बाहर भागता है। हालांकि विनायक का बेटा विनायक को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन विनायक अपने बेटे की एक नहीं सुनता है और वो कुएं से तेजी से बाहर भागता है और सारे हस्तर विनायक के पीछे पीछे भागते हैं। विनायक जैसे ही कुएं से बाहर निकलता है, विनायक के पीछे जितने भी हस्तर होते हैं वो सब तिनकों में बिखर जाते हैं, क्योंकि विनायक ने पहले से ही कुएं के बाहर सूखे आटे से एक गोला बना रखा था, लेकिन हस्तर ने विनायक को छू लिया था, जिसकी वजह से विनायक को हस्तर का श्राप लग चुका था। अब विनायक अमर हो चुका था और उसका पूरा शरीर जल चुका था, लेकिन इसी दौरान विनायक हस्तर से उसकी पोटली को चुरा लेता है और जब विनायक का बेटा कुएं से बाहर आता है तो विनायक अपने बेटे को वो पोटली देता है, लेकिन विनायक का बेटा उस पोटली को नहीं लेता है और वो विनायक को आग लगा देता है, जिससे विनायक को मुक्ति मिल जाती है। विनायक के बेटे को ये समझ आ जाता है कि लालच बुरी बला है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी तुम्बाड़ मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।